हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म DLR टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी DLR फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी भाषा का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिंदी भाषा के कौशल, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारी हिंदी भाषा की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये, और 8 दिनों के अंदर आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो हिंदी के नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपकी क्लासेस लेना बाकी हैं। तो 8 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके ऑल सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं काफ़ी स्पीड के साथ तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी भाषा का पहला चैप्टर। ठीक है, जो है हमारा हिंदी भाषा के कौशल का। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने प्रमुख कौशल होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा श्रवण कौशल, ठीक, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं सुनना। दूसरा होता है वाचन कौशल, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलना। एंड हमारा थर्ड होता है पठन कौशल, जिसको हम लोग बोलते हैं पढ़ना। और हमारा लास्ट होता है लेखन कौशल, यानी कि लिखना। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप लोगों को एक सीरियल के वाइज याद रहें ये कौशल, इसलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है सुबोपली। ठीक है, सुबोपली बोलते हैं इन चारों कौशल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, चलिए इसमें सु का अर्थ है सुनना, वो का अर्थ है बोलना, पा का अर्थ है पढ़ना तथा ली का अर्थ है लिखना, इसीलिए इसको बोलते हैं सुबोपली। ठीक है, तो हिंदी भाषा का हमारे कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। कौन सा? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। अब जो है, जब बच्चे के अंदर इन कौशलों का विकास जब हम करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि हम इसी सीरियल के अनुसार चलें और बच्चे को सिखाएं ये कौशल। ठीक है, इनको हम एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे? अगर बच्चा पहले लिखना सीख रहा है तो उसे हम पहले लिखना सिखाएंगे, ठीक है, और पढ़ना बाद में सीख रहा है तो उसे पढ़ना बाद में सिखाएंगे। ठीक, बच्चा जो भी चीज़ पहले सीख रहा है हम जिसमें जो चीज़ जल्दी से सीख पा रहा है हम बच्चे को पहले वो चीज़ सिखाएंगे। ठीक, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को पहले पढ़ना सिखाएंगे और पढ़ने के बाद ही लिखना सिखाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। हम बच्चे को पहले लिखना भी सिखा सकते हैं, उसके बाद में पढ़ना सिखा सकते हैं, या दोनों चीज़ें साथ में भी सिखा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कौशल का अर्थ। कौशल का अर्थ है ठीक तरह से काम करने की योग्यता या दक्षता। किसी कार्य को हम कितने निपुणता के साथ, कितने अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उस कार्य को कितने अच्छे से करने में दक्ष हैं हम, ये होता है कौशल। एक काम को तो हम ऐसे ही निपटा दे रहे हैं, ठीक है, कि काम करना है उसको निपटा दिया। एक काम है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज वे में उस काम को कर रहे हैं। जैसे हमें पढ़ाना है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सीरियल से पढ़ा रहे हैं ना, पहले चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, फिर 2 पढ़ाएंगे, फिर 3 पढ़ाएंगे। ठीक, और अगर हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, कौशल के अंतर्गत आ जाएगी कि पढ़ाने का कौशल है मेरे अंदर। ठीक है, अगर हम आपको नहीं समझा पाएंगे उस तरीके से तो फिर वो कौशल के अंतर्गत नहीं आएगी चीज़। अगर हम आपको बहुत अच्छे से आप कोई काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो वही कार्य जो है कौशल के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहा गया है कौशल का अर्थ है ठीक तरह से काम करने की योग्यता या दक्षता। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा पहला कौशल जो है श्रवण कौशल। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। किस धातु से बना है? श्रु धातु से। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया या ध्यानपूर्वक सुनना। अर्थात, ठीक है, श्रवण कौशल का अर्थ सही ढंग से सुनने की क्षमता से हो जाता है। ठीक, श्रवण शब्द का क्या अर्थ है कि किसी की बात को सुनना या ध्यानपूर्वक सुनना।
श्रवण शब्द का अगर अर्थ निकाला जाए तो श्रवण शब्द का अर्थ इतना सा है कि किसी बात को सुन लेना या किसी की बात को सुन लेना, ठीक। और अगर श्रवण कौशल के अर्थ का अगर श्रवण कौशल के शब्द का अर्थ निकाला जाए तो वहाँ पर जो एक व्यापक रूप से अर्थ निकलेगा वह होगा ध्यानपूर्वक सुनना। सामने वाले ने क्या कहा, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और ध्वनियों में विभेद कर लेना, उसके भाव को समझ लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा श्रवण कौशल का अर्थ। लेकिन यदि सिर्फ श्रवण का अर्थ पूछ रहे हैं तो सुनने से हो जाता है, ठीक है। चलिए, श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया या ध्यानपूर्वक सुनना। अतः श्रवण कौशल का अर्थ सही ढंग से सुनने की क्षमता से हो जाता है, ठीक। अतः किसी दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर उसके भाव को समझने की क्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया दूसरे ने क्या कहा, उसकी बात को पहले हमने ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद उसका जो भाव था उसको ग्रहण किया कि क्या कहना क्या चाह रहा था सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा श्रवण कौशल। चलिए, सामान्यतः मनुष्य श्रवण का अर्थ केवल किसी बात को सुनने से लेते हैं, जबकि यह सिर्फ इसका संकुचित अर्थ है, ठीक है। श्रवण का अर्थ क्या होता है, सुनना, ठीक। श्रवण कौशल का अर्थ, अगर श्रवण का अर्थ सुनना है, ठीक है, वही अगर ये बहुत छोटा सा एक अर्थ है। अगर हम इसको व्यापक रूप पे देखें तो श्रवण का अर्थ है ध्यानपूर्वक सुनना किसी की बातों को, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भाव को ग्रहण कर लेना कि क्या कहना चाह रहा था सामने वाला, ठीक। ध्वनियाँ पहचान ली कि कहाँ पर कौन सी वर्ण का प्रयोग किया जा रहा, तो जो सुनने में हमें समान लगते हैं वर्ण, जैसे छा और छा हो गया, शा 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 हो गया, ठीक है। इस प्रकार की ध्वनियों में अंतर कर लेना, ठीक है। ये तो क्या है, सामान्यतः मनुष्य प्रायः श्रवण का अर्थ केवल किसी की बात को सुनने से लेते हैं, जबकि यह सिर्फ इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप से श्रवण का अर्थ किसी दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनने व उसका भाव या अर्थ निकालने, विभिन्न ध्वनियों को पहचानने, उनमें अंतर करने आदि की प्रक्रिया से होता है, ठीक। अब क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम इसी कौशल का प्रारंभ होता है। कैसे होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले ना तो बोलना सीख लेता है, ना पढ़ना सीख लेता है, ना ही लिखना सीखता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है, बच्चा सुनना प्रारंभ करता है। उसके आसपास में जो भाषा बोली जा रही है, जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, बच्चा तो सुनता है उनको। इसीलिए बच्चे को सबसे पहले जो चीज़ आती है वो अपनी मातृभाषा आती है, ठीक है। मातृभाषा सबसे पहले बच्चा सीखता है। क्यों? क्योंकि जब वो बोल भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था, तब वो सुन लेता था। क्यों? सबसे पहले सुनने से ही प्रारंभ होता है, ठीक है, विकास बच्चे का। तो सुनता था, तो इसीलिए कहते हैं ना, क्षेत्रीय भाषा जो है बच्चे सबसे पहले, अपनी मातृभाषा जो है सबसे पहले बच्चा सीखता है, अर्जित कर लेता है उसको, ठीक है। चलिए, श्रवण कौशल विकास के उद्देश्य, ठीक है। श्रवण कौशल जो है उसके विकास के क्या उद्देश्य हैं देख लेते हैं। पहला है दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित करना, ठीक है, कि कोई कुछ कह रहा है तो बच्चा दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुन सके। इतना पेशेंस हो बच्चे के अंदर कि बच्चा उसकी बात को, सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुन सके। यह क्षमता हमें विकसित करनी है बच्चे में, सबसे पहला उद्देश्य ये है। दूसरा है सुनी ही बात को समझने की क्षमता विकसित करना। अब जो सुना है उसका अर्थ समझने की क्षमता विकसित करना कि क्या कहा क्या है सामने वाले ने, ठीक है। चलिए, तीसरा है उच्चारण में उचित परिवर्तन लाना। बच्चे के आसपास में जो भाषा बोली जा रही है, प्रयास किया जाना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण हो, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। इसलिए उच्चारण में उचित परिवर्तन लाना भी एक उद्देश्य है, क्योंकि जब सही बोलेंगे तो बच्चा सही सुनेगा, फिर उसको बोलेगा भी सही से, ठीक है।
ध्वनियों में विभेद करने की क्षमता विकसित करना। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो सुनने में समान से प्रतीत होते हैं वर्ण, हमारे शब्द जो शब्द हैं, वर्ण हैं, सुनने में समान प्रतीत होते हैं। जो ध्वनियाँ हैं जैसे शा शा शा, छा और छा हो गया, डा और डा हो गया, ठीक है, डा 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 हो गया, इनमें विभेद कर ले बच्चा, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी ध्वनि प्रयुक्त की जा रही है। फिफ्थ है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जितने अधिक शब्द सुनेंगे बच्चे उतने ही अधिक बोलेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहली है हमारी स्वर वाचन, दूसरी है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी है कहानी कथन विधि, फोर्थ है भाषण विधि, फिर उसके बाद है वाद विवाद, सिक्स्थ है श्रुत लेख विधि एंड सेवेंथ है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है। देख लीजिए, स्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, भाषण विधि, वाद विवाद, श्रुत लेख विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं हम स्वर वाचन क्या होता है। जो स्वर सहित वाचन किया जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं स्वर वाचन, ठीक है। क्या है स्वर वाचन का अर्थ? स्वर सहित वाचन, अर्थात स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही स्वर वाचन कहलाता है, ठीक। स्वर वाचन से बच्चों में झिझक, संकोच एवं हिचकिचाहट दूर हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कक्षा में बच्चों को पहाड़े पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, या कविता कोई पोएम गाने को बोला गया है बच्चों से, तो बच्चे समूह में बोल रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे उसको गा रहे हैं तो स्वर के साथ गा रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्या होगा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको बोलने में शर्म लगती है, झिझक है, संकोच है, किसी प्रकार का डर है, तो वो चीज़ निकल जाएगी। जब वो एक ग्रुप में बच्चों के साथ बोलेगा तो धीरे धीरे उस बच्चे की भी झिझक निकल जाएगी और वो फिर धीरे धीरे अकेले भी बोलने के योग्य हो जाएगा, ठीक। और इसका एक दुष्परिणाम ये है कि ये पड़ोस की कक्षाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है स्वर वाचन है, क्योंकि इसमें लाउडली गाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। तो पड़ोस की जो कक्षाएं हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे। अब देखते हैं हमारा सेकंड, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि क्या है? इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुकराती विधि? क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो सुकरात हैं, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तथा उनके उत्तरों के आधार पर पाठ को पढ़ाते हुए अर्थ स्पष्ट करता है। इस विधि में भाषा के प्रति रुचि का विकास संभव है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? शिक्षक ने कोई पाठ पढ़ाया, ठीक। अब क्या है, फिर बच्चों से प्रश्न पूछे, ठीक। तो बच्चों से जब प्रश्न पूछे तो क्या है इसमें कि क्वेश्चन पूछा कोई कि किसे आता है, तो क्या होगा, फिर बच्चे, ऐसा तो है नहीं कोई एक ही बच्चा हाथ उठाएगा, क्लास में बहुत से बच्चे हैं तो बच्चे हाथ उठाएंगे कि मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, ठीक है। इस तरीके से तो क्या होगा, बच्चे अपने अपने हिसाब से उत्तर देंगे। और एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे जब प्रश्न देंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि उत्तर देने का, ठीक है। तो क्या है, बच्चों को जो पाठ पढ़ाया गया उसको बच्चों ने समझा और अपने अनुसार उसके जो है उत्तर दिए। अध्यापक ने बच्चों के उत्तरों को सुना, ठीक है, फिर उसके आधार पर जो सही हुआ वो तो ठीक है, जो गलतियां थी उनको सुधार कराया और उसके आधार पर फिर पाठ पढ़ाया कि बच्चे को कितना आ गया और क्या कमियां रह गई तो वो चीज़ें ठीक करवाई, ठीक है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। एंड हमारी थर्ड है कहानी कथन विधि। देखिए, कहानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत रुचि आती है, आनंद आता है और ध्यान भी बच्चों का आकर्षित होता है, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से पाठ को पढ़ाना, ठीक है, एक रोचक रूप में, कहानी के तरह रोचक रूप में प्रस्तुत कर देना।
कहानी के रूप में रोचक तरीके से प्रस्तुत कर देना, तो उससे क्या होगा, बच्चों को रुचि आएगी। ठीक, और एक चीज़ और भी होगी, जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि कहानी में ये ऐसा ऐसा था, फिर क्या करेगा बच्चा आगे अपनी कल्पना शक्ति से सोचेगा कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना कहानी सुनते समय, फिर वो अपना दिमाग लगाएगा और कल्पना शक्ति इससे उसकी तीव्र होगी, मजबूत होगी, अच्छा हो जाएगा। कल्पना चिंतन करना जो है वो बच्चे प्रारंभ करेंगे और अच्छी कल्पना शक्ति विकसित हो जाएगी बच्चों में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है फिर। कहानी कथन विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें कहानी के माध्यम से किसी विषय या ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाया जाता है। ठीक, छात्रों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि छात्रों में कल्पना, रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, अब देखते हैं भाषण विधि। देखिए भाषण विधि क्या है। मान लीजिए शिक्षक किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, आपको कक्षा में खड़े होकर आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, एक भाषण यानी कि व्याख्यान है, वही भाषण विधि के अंतर्गत आता है। क्या है, शिक्षक खड़े होकर कक्षा में आपको पढ़ा रहे हैं, एक भाषण के तौर पे व्याख्यान दे रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं शिक्षक की बात को, तो ये क्या हो जाएगा, भाषण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। पर इसमें एक इसका दुष्परिणाम ये भी है कि इसमें जो है शिक्षक सक्रिय होता है लेकिन बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक बड़ी क्लास होगी जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे, तो शिक्षक जो है हर एक बच्चे पर ध्यान केंद्रित कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज़ पता नहीं लगा पाई जाएगी कि कौन सा बच्चा सक्रिय रूप से सुन रहा है, कौन सा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस कहानी के बारे में कहा गया है, भाषण विधि के बारे में कहा गया है कि शिक्षक जो है सक्रिय होते हैं और बच्चे जो है निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए क्या है, यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक कक्षा में खड़े होकर किसी विषय पर व्याख्यान देते हैं और छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं। यह एक पुरानी और व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधि है। ठीक, चलिए अब देखते हैं वाद विवाद। वाद विवाद क्या है, मान लीजिए कि आपने 2 ग्रुप्स बना दिए क्लास में। ठीक, और ये कोई टॉपिक दे दिया बच्चों को कि आपको इस टॉपिक के बारे में बात करनी है आपस में। अब क्या है कि एक टॉपिक दिया आपने कि बच्चों को आपस में बात करनी है, तो एक ग्रुप ने अपना कोई प्रश्न रखा, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी थी। अब सामने वाला ग्रुप जो है उनके उस उत्तर से संभव नहीं है। क्या था कि एक ग्रुप ने कोई अपना कोई मुद्दा रखा, कोई अपनी बात रखी, जो सामने वाला ग्रुप था दूसरा, वो सहमत नहीं है उनकी बात से। तो क्या होगा, अब वो जो ग्रुप जो सहमत नहीं है, मान लीजिए ग्रुप ए ने कोई बात रखी है अपनी, ठीक है, जो ग्रुप ए को सही लग रही है, लेकिन जो ग्रुप बी हमने बनाया है, ग्रुप बी जो है सहमत नहीं है उस बात से। तो क्या होगा, फिर तर्क करेंगे बच्चे आपस में कि देखो ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, तर्क करेंगे बच्चे आपस में। तो जो हमारा ग्रुप है वो भी कहेगा तुम्हारी भी बात से हम सहमत नहीं हैं, हम जो कह रहे हैं वो ऐसा है, इस तरीके से हुई थी चीज़ें। ठीक, तो क्या होगा, अब दोनों ग्रुप के जो बच्चे हैं वो आपस में तर्क करेंगे, आपस में वाद विवाद करेंगे। ठीक, तो यही हमारी फिर वाद विवाद विधि हो जाती है। क्या है, चलिए देखते हैं। वाद विवाद विधि एक ऐसी चर्चा प्रक्रिया है जहां 2 या 2 से अधिक लोग किसी विवादास्पद मुद्दे पर, यानी विवादास्पद यानी कि कोई टॉपिक दे दिया और उसमें विवाद है आपस में, ठीक है, कि सामने एक ग्रुप जो कह रहा है कि ये बात सही है, दूसरा ग्रुप उस पर तर्क दे रहा है, या दूसरे ग्रुप ने कोई बात कही तो पहला ग्रुप उस पर तर्क दे रहा है, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे थीं। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है 2 या 2 से अधिक लोग किसी विवादास्पद मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं और तर्क देकर एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते हैं। वाद विवाद का उद्देश्य किसी मुद्दे को स्पष्ट करना, तर्क कौशल विकसित करना और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक, इससे क्या हो जाएगा,
बच्चे तर्क करेंगे, सोचने लगेंगे, ठीक है, तर्क कौशल विकसित होगा, विचारों का आदान प्रदान आपस में होगा कि ग्रुप ए क्या सोच रहा है, ग्रुप बी क्या सोच रहा है, या एक बच्चा क्या सोच रहा है, दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, तो विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो 6th विधि है वह है श्रुतलेख। श्रुतलेख आपसे 2018, 19, 22 इतना मैंने लिखवाया, आगे भी हो सकता है कभी पूछा गया हो। ठीक, श्रुतलेख क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका पूछा भी जा सकता है आपसे, क्योंकि जो चीज़ 3 बार पूछी जा सकती है वो चौथी बार भी पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए देखते हैं श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख होता क्या है? अगर सामान्य भाषा में हम समझें श्रुतलेख तो क्या है? इमला। श्रुतलेख जो है इमला है, जिसमें शिक्षक बोलते थे, बच्चे बिना देखे लिखते थे। ठीक, शिक्षक पाठ को बोलते जाते थे कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे बोलते थे और हम लोग बिना देखे लिखते थे। वो क्या था? इमला जिसको बोलते थे उसको ही कहते हैं श्रुतलेख। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। ठीक, इस विधि में एक व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने के बाद उसे लिखना होता है। यह भाषा शिक्षण में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्यार्थियों को वर्तनी, व्याकरण और सुनने की क्षमता का अभ्यास कराने के लिए किया जाता है। अब क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, जब हम इमला बोलेंगे, श्रुतलेख बच्चे लिखेंगे, हमने कोई टॉपिक बोला, बच्चे ने लिखा, ठीक है, हमने बोला वह स्कूल, हमने बोला राधा स्कूल जाती है। ठीक, अब बच्चे ने लिखा राधा स्कूल जाता है। व्याकरण की मिस्टेक की बच्चे ने, क्योंकि राधा तो फीमेल है, तो राधा तो स्कूल जाएगी ना कि जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई, कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धि हो गई। जब शिक्षक उसकी बच्चे की कॉपी को चेक करेगा, तो जब जो सेंटेंस बच्चे ने लिख दिया है राधा स्कूल जाता है, तो शिक्षक बच्चे को बताएगा बेटा राधा क्या है? एक स्त्री है, यानी कि फीमेल है। ठीक है, और फीमेल जो है उसके लिए हमेशा जाति शब्द का प्रयोग होगा कि राधा स्कूल जाती है। अगर यहाँ पर होता राम स्कूल जाता है तो फिर राम के लिए प्रयोग होता, क्योंकि राम जो है एक मेल कैटेगरी में आता है, पुरुष है राम एक। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जाता का प्रयोग होता। तो जो व्याकरण संबंधी अशुद्धि कर दी है बच्चे ने, ठीक है, वो शुद्ध हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चा लिखेगा तो हमेशा उसे ध्यान रहेगा कि जहाँ पर महिला और पुरुष की बात की जा रही है वहाँ पर किस प्रकार से व्याकरण भाषा का प्रयोग करना है। ठीक, वर्तनी की कोई अशुद्धि कर दी तो जब शिक्षक शुद्ध कराएगा उसे कॉपी को चेक करते समय, तो बच्चा दोबारा से वो गलती करे, इसके बहुत कम चांसेस हैं। ठीक, और क्या है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बच्चे गलतियां करेंगे, बच्चों को पता होगा। तो उसके लिए क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, ये बात बच्चों को पता है। तो ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का भी विकास हो जाएगा श्रुतलेख के माध्यम से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। अब दृश्य क्या होता है? जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। श्रव्य सुनने वाली चीज़ें। अब श्रव्य क्या हो, जैसे रेडियो हो गया हमारा। अब दृश्य क्या हो गया, जो चीज़ें हम देख रहे हैं। और दृश्य श्रव्य दोनों क्या हो गया, जैसे हमारा टेलीविज़न हो गया। ठीक है, हम यूट्यूब पे देख के कोई चीज़ पढ़ते हैं तो यूट्यूब क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं उसमें सुन भी रहे हैं। ठीक, अब क्या है, इसका प्रयोग कैसे करवा सकते हैं? जैसे बच्चा है वो कहीं पे फंस रहा है तो क्या करते हैं आजकल बच्चे, यूट्यूब देख लेते हैं जाके, जैसे आप देख रहे हो हमारी क्लासेस। ठीक, अब क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप आके देखोगे, आपको हेल्प हुई ना, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही थी आपने देख ली हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो इसीलिए कहा गया दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करवाना भी आवश्यक है। क्यों? चलिए देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन तथा वीडियो की सहायता से बच्चों में श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है तथा उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौशल हमारा देखते हैं, जो है वाचन कौशल। यानी कि वाचन का अर्थ क्या होता है, बोलना। अब क्या है वाचन कौशल, देखते हैं। लिखित सामग्री को देखकर पढ़ना
या बोलना ही वाचन कहलाता है। कोई चीज़ लिखी है, मान लीजिए बुक रखी है आपके पास, अब आप ये जो नोट्स देख रहे हो, हम जो बनवा रहे हैं आपको हैंड रिटन नोट्स, अगर आप बना रहे हैं अपने आप ईमानदारी से, अपने साथ आप लॉयल हैं, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम अच्छे से देने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स अपने आप बना रहे हो अपने, तो क्या है आप करोगे, जब इसे पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जो कुछ आपने लिखा है उसको देखोगे फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो यही है, लिखित सामग्री को देखकर पढ़ना या बोलना ही वाचन कौशल कहलाता है, वाचन कहलाता है, ठीक। चलिए देखते हैं, आपसे 2015 और 2023 में 2015 और 2023 में आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वाचन कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना था कि वाचन 2 प्रकार का होता है। कौन से? एक तो होता है सौस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन, ठीक है। चलिए 2015 में आपसे पूछा गया सौस्वर वाचन, फिर से अलग से पूछा गया फिर सौस्वर वाचन। चलिए देखते हैं। सौस्वर वाचन का अर्थ स्वर सहित वाचन, अर्थात स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही सौस्वर वाचन कहलाता है, ठीक। आप देख लेते हैं सौस्वर वाचन। देखिए सबसे पहले वाचन 2 प्रकार का था। कितने प्रकार का था वाचन? आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वाचन सबसे पहले 2 प्रकार का था, सौस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर हमने पढ़ लिया सौस्वर वाचन। अब जो हमारा सौस्वर वाचन है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। अब देखिए आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन वो होता है जो शिक्षक के द्वारा बोला जाता है कक्षा में, शिक्षक जो बोलता है वो आदर्श वाचन है। और अनुकरण वाचन क्या है? जो बच्चों के द्वारा किया जाता है वो अनुकरण वाचन है। चलिए देख लेते हैं। आदर्श वाचन, शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। शिक्षक आपको कक्षा में खड़े होकर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने शब्दों में बोल रहे हैं, तो क्या है? आदर्श वाचन है वह। चलिए देखते हैं। आदर्श वाचन प्रायः शिक्षक के द्वारा किया जाता है ताकि वह विद्यार्थियों के सामने उत्तम वाचन का प्रतिरूप प्रस्तुत कर सके, ठीक। शिक्षक को भी आदर्श वाचन में प्रवीणता होनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थियों की वाक्य संबंधी त्रुटियों को वह दूर करने में असमर्थ होगा। देखिए शिक्षक जो वाचन करता है कक्षा में खड़े होकर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो होता है आदर्श वाचन। अब शिक्षक को भी ये है कि चीज़ें समझाने में कितना निपुण है, कितनी सरल भाषा में आपके पाठ को प्रस्तुत कर रहा है अपनी भाषा में शिक्षक। इसके लिए भी शिक्षक के अंदर भी आदर्श वाचन की निपुणता होनी चाहिए कि कितना निपुण है शिक्षक आपको सरल से सरल भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि चीज़ें आपको रटनी ना पड़े, आपको सुनकर याद हो जाएं, ठीक। चलिए अब क्या है, अगर शिक्षक के अंदर प्रवीणता नहीं होगी तो जो वाक्य संबंधी त्रुटियां हैं बच्चों में वो शिक्षक कभी दूर नहीं कर पाएगा। वाक्य संबंधी त्रुटियां हैं, वर्तनी की त्रुटियां हैं, जिस प्रकार की भी त्रुटियां हैं, अगर शिक्षक खुद निपुण नहीं है तो उन त्रुटियों को दूर कर पाना असंभव है शिक्षक के लिए, ठीक। चलो देखते हैं। शिक्षक को त्रुटि रहित उत्तम तरीके से पाठ का वाचन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के आदर्श वाक्य को आधार मानकर छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। देखिए अब शिक्षक कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा है, कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई वर्ड बोल रहा है, कोई लेटर बोल रहा है, कोई मतलब यानी कि कोई वर्ण बोल रहा है, तो क्या है, सर्वप्रथम शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो उच्चारण है, ठीक है, वो शुद्ध हो। शुद्ध उच्चारण शिक्षक स्वयं सबसे पहले करे। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक बोलेगा बच्चे वही चीज़ सुनेंगे, फिर उसी चीज़ का अनुकरण करेंगे। इसलिए बोला गया है कि सबसे पहले शिक्षक को त्रुटि रहित जो है वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं। आदर्श वाचन प्रायः शिक्षक के द्वारा किया जाता है ताकि वह विद्यार्थियों के सामने उत्तम वाचन का प्रतिरूप प्रस्तुत कर सके। शिक्षक को भी आदर्श वाचन में प्रवीणता होनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थियों की वाक्य संबंधी त्रुटियों को वह दूर करने में असमर्थ होगा।
शिक्षक को त्रुटि रहित उत्तम तरीके से पाठ का वाचन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के आदर्श वाक्य को आधार मानकर छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आदर्श वाचन का महत्व क्या है। चलिए, आदर्श वाक्य से छात्र प्रेरित होकर वैसा ही वाचन करने की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्या है, शिक्षक जो चीज़ें बोल रहा है बच्चे क्या होंगे, वैसा सुनेंगे, फिर उसी प्रकार से खुद भी बोलने के लिए जो है प्रेरित होंगे। ठीक, इसलिए ही कहा गया है कि शिक्षक को सदैव शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा सेकंड है, आदर्श वाचन के द्वारा शिक्षक पठन का मापदंड प्रस्तुत करता है जिसका छात्र अनुकरण करते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा, आदर्श वाक्य से विद्यार्थी यह समझ पाते हैं कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक अनुकरण वाचन करना है। ठीक, अब देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, आदर्श वाचन, ये हमारे स्वस्वर वाचन के जो हैं पार्ट्स हैं। अब दूसरा है अनुकरण वाचन। जब छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन का अनुसरण करते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। शिक्षक ने जो बोला, बच्चों ने क्या किया, उसको दोहराया। ठीक, वो क्या होगा, अनुकरण वाचन कहलाएगा। इसमें बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ी गई सामग्री को आवाज़ देकर दोहराते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक ने जो बोला, जैसे शिक्षक ने बोला मछली जल की रानी है। ठीक, तो बच्चे फिर बोलेंगे मछली जल की रानी है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक जो चीज़ बोल रहा है वो बिल्कुल शुद्ध बोले। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक है आदर्श वाचन प्रस्तुत कर रहा है और बच्चे जो हैं उसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे शिक्षक बोल रहा है कि मछली जल की रानी है, तो बच्चे भी कहेंगे मछली जल की रानी है। अब शिक्षक ही बोल रहा मछला जल का राजा है, तो चीज़ गलत हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक को शुद्ध बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वाचन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वह अनुकरण वाचन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ी गई सामग्री को आवाज़ देकर दोहराते हैं। अनुकरण वाचन में शिक्षक छात्रों को सही उच्चारण, गति और लय सिखाने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। अब देखिए, कोई पोएम सिखा रहे हैं शिक्षक आपको या पहाड़ी सिखा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि पोएम आपको किस स्पीड से गानी है, किस गति से गानी। बहुत स्पीड से आप जा रहे हो, गाते गाते मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे करते जा रहे हो। शिक्षक अगर ऐसे बोल रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही बोलेंगे। तो शिक्षक आराम से बोलेंगे, रिलैक्स होकर। ठीक है, एक उचित गति में, लय अच्छे से गाते हुए। ठीक है, गाएंगे तो फिर क्या होगा, बच्चों के लिए एक मॉडल प्रदान करेंगे कि मैंने ऐसा किया है, अब तुम दोहराओ तो ऐसे ही दोहराना। ठीक, चलिए, अनुकरण वाचन का वह प्रकार है जिसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन का अनुकरण करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुकरण वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिगत वाचन होता है, दूसरा होता है सामूहिक वाचन। देखिए, सबसे पहले हमारे वाचन के दो प्रकार हैं। कौन सा? स्वस्वर वाचन, मौन वाचन। फिर हम स्वस्वर वाचन में आते हैं तो स्वस्वर वाचन के भी दो भाग हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। ठीक, अब जो अनुकरण वाचन है उसके भी दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। तो अब देखते हैं व्यक्तिगत वाचन क्या है। व्यक्तिगत वाचन का अभिप्राय है व्यक्तिक रूप से किया जाने वाला वाचन। कैसे व्यक्तिक रूप से? जैसे कोई एक व्यक्ति अकेले, व्यक्तिगत, जैसे मैं अकेले अभी वाचन कर रही हूँ, मैं मेरे साथ 10-20 लोग तो बोल नहीं रहे, मैं आपको अकेले पढ़ा रही हूँ, अकेले बोल रही हूँ ना, तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत वाचन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत वाचन का अभिप्राय है व्यक्तिक रूप से किया जाने वाला वाचन। चलिए देखते हैं। कक्षा में बालक द्वारा व्यक्तिगत वाचन का अर्थ है कि छात्र स्वयं पढ़ता है और पाठ को समझता है। यह एक ऐसा वाचन है जहां छात्र एक एक करके पाठ को पढ़ते हैं, जबकि शिक्षक उनकी प्रगति की निगरानी करता है। अब क्या है,
एक एक बच्चे को उठा रहे हैं आप, जैसे नहीं क्लास में रीडिंग करवाई जाती थी कि तुम उठो और पढ़ो आके, सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक ऐसा होता था। तो ये क्या होता था, एक बच्चा पढ़ रहा था और बाकी बच्चे सुन रहे होते थे और टीचर कहते थे कि ध्यान रखना कि कहाँ से पाठ चल रहा है, कहाँ तक पढ़ा है इस बच्चे ने, कहाँ पे पढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी को भी उठा देते थे। अब तुम स्टॉप हो जाओ, तुम खड़े हो, तुम पढ़ो आके, ऐसा बोलते थे। तो ये क्या था, ये व्यक्तिगत वाचन था। एक बच्चा पढ़ता था अकेले, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अकेला खड़ा होकर जब क्लास में पढ़ता था, ठीक है। चलिए, तो क्या है, जहाँ छात्र एक एक करके पाठ को पढ़ते हैं, जबकि शिक्षक उनकी प्रगति की निगरानी करता है और उन्हें स्वयं आवश्यक सहायता प्रदान करता है। यह वाचन कौशल को विकसित करने और छात्रों को भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने में मदद करता है। यह वाचन का एक प्रकार है जिसमें एक छात्र खुद पाठ या किसी अन्य लिखित सामग्री को पढ़ता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत वाचन वह है, रटने की आवश्यकता नहीं है कि कक्षा में एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो पाठ पढ़ रहा है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं उसके पाठ को कि बच्चा पढ़ रहा है, और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, क्योंकि टीचर आपके किसी भी वक्त उस बच्चे से बोल सकते हैं कि तुम बैठो, अब ये अगला पढ़ेगा, ठीक, अगला बच्चा पढ़ेगा। तो यही होता था हमारा व्यक्तिगत वाचन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है सामूहिक या समवेत वाचन भी बोलते हैं इसको। सामूहिक या समवेत वाचन क्या है, समूह में मिलकर किसी पाठ का सस्वर वाचन करना, ठीक है। देखते हैं, सामूहिक वाचन एक ऐसा वाचन है जिसमें दो या दो से अधिक छात्र एक साथ पाठ का वाचन करते हैं, ठीक। यह एक प्रकार का स्वस्वर वाचन है जिसमें छात्रों को एक साथ पाठ को जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब ये भी आप मान लीजिए, अभी आपको पता है स्वस्वर वाचन के ही प्रकार का एक है, क्या है कि एक बच्चा, दो बच्चे खड़े कर दिए, तीन खड़े कर दिए, या एक ग्रुप बना के खड़ा कर दिया पूरा, और किसी पाठ को बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ में, ये क्या हो जाएगा, सामूहिक वाचन। आपको नाम से ही क्लियर है, सामूहिक वाचन समूहों में पढ़ना, क्या है, समूहों में मिलकर पढ़ना सामूहिक वाचन है, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। बच्चों को आप लोग एक मिनट रुकिएगा, ये आपके पहाड़ी लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, पढ़ाने लिख गया है गलती से, ये आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। उदाहरण क्या है, बच्चों को पहाड़े, फिर से बता रही हूँ, ये पहाड़े जो आपका लिखा है, ये आपको यहाँ पर ये पढ़ाने की जगह पे आपको ये पहाड़े लिखना है, क्या लिखना है, पहाड़े। बच्चों को पहाड़े याद कराना, बच्चों को एक साथ कविता गाने के लिए बोलना, ठीक, पढ़ाने की जगह पहाड़े कर लीजिएगा, ये काट दीजिए, ये पहाड़े करिएगा, ठीक है। चलिए, अब स्वस्वर वाचन की विशेषताएं या गुण। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले विशेषताएं और गुण आपको अलग अलग लिखवाए जाएँ तो चीज़ एक ही है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए एक ही जगह पर हेडिंग आपकी डलवा दी गई है। देखिए, 2015 और 2018 में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि स्वस्वर वाचन की विशेषताएं क्या हैं। अच्छा, देख लेते हैं। बच्चों को शब्दों और अक्षरों का सही और स्पष्ट उच्चारण करना सिखाना, ठीक। बच्चे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द और अक्षरों का सही से उच्चारण करना सिखाना है, ठीक है। दूसरा है, पाठ को स्वर, लय और गति के अनुसार पढ़ना चाहिए। ये भी बच्चों को सिखाना है कि बच्चों को पाठ जो है स्वर, लय और गति के अनुसार कैसे पढ़ना है। अगर बच्चे कहीं बहुत स्पीड से पढ़ गए तो वहाँ पे टीचर को रोकना चाहिए कि तुमने बहुत स्पीड से पढ़ा है, अब रुको और फिर से इसे सही से पढ़ो और ऐसे पढ़ो, ठीक, शिक्षक बताएगा। चलिए, पाठ के भाव और अर्थ को समझने और व्यक्त करने के लिए उचित हाव भाव का प्रयोग करना सिखाना। देखिए, आप कोई मान लीजिए पोएम पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कोई देशभक्ति की पोएम है, जिसमें कि क्या कहते हैं, देशभक्ति हमें आनी चाहिए, मुंह पे दिखना चाहिए, जैसे वीर रस आ रहा है किसी पोएम के अंतर्गत, ठीक है, किसी पोएम में वीर रस का भाव आ रहा है, तो क्या है, बच्चे के मुख पे दिखना चाहिए कि क्या था, अभी बता रही हूँ, मिनट रुकिए। अब देखिए, जैसे कि आपने बताया, बच्चे पढ़ रहे हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को,
राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। अब ये चीज़ पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। अब क्या है, बच्चे के मुंह पे भाग नहीं, बच्चे गा रहे हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा, इस तरीके से गा रहे हैं तो ख़राब हो जाएगा ना। अब जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, बच्चे के अंदर जोश होना चाहिए, ऐसे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसे बच्चे की आवाज़ में जो क्या है, एक दिखना चाहिए बच्चे के मुंह पे कि किसी बहुत महान पुरुष के बारे में बात हो रही है, उनकी वीरता का जिक्र हो रहा है, तो बच्चे के मुख पे दिखना चाहिए और वो चीज़ें आनी चाहिए मुख पे। तो ये चीज़ इसीलिए कही गई है, पाठ के भाव और अर्थ को समझने और व्यक्त करने के लिए उचित हाव भाव का प्रयोग करना सिखाना। ठीक, अब क्या है, वाक्य में उचित विराम और बल का प्रयोग करना सिखाना। देखिए, अब पोएम गा रहे हैं तो उसमें क्या है, कहीं पे थोड़ा अप डाउन्स भी होते हैं, कहीं पे हमें थोड़ा सा रुक के गाना है, कहीं पे थोड़ा धीमी आवाज़ में गाना है, कहीं पे थोड़ा तेज़ गाना है। तो क्या है, कहाँ पर कितना बल लगाना है, कितना फोर्स लगाना है, हमें ये चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, और कहाँ पर रुक के गाना है, विराम कहाँ पर लेना है, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रयोग करना सिखाना चाहिए। चलिए, और क्या है, वाचन में अधिक कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक और स्वाभाविक होना चाहिए। अब देखिए क्या है, अब इतना भी नहीं है कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं दूर से पता चल गया कि ओवर एक्टिंग हो रही है, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं हो चाहिए। ऐसे होने चाहिए भाव कि बिल्कुल ही ओरिजिनल लगे, वो चीज़ बिल्कुल प्राकृतिक लगे, ठीक है, ये चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। ये क्या है, हमारे स्वस्वर वाचन की विशेषताएँ हैं, ठीक है। 2015 और 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वस्वर वाचन के देखते हैं उद्देश्य क्या है। चलिए, उद्देश्य है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, स्वस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है, अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक, क्या करना है कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, उसके जो विचार हैं उसको इतने प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करे कि सामने वाला इम्प्रेस हो उससे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है। तीसरा है झिझक व संकोच को दूर करना, ठीक है। एंड फोर्थ है शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना। ठीक, अब देख लेते हैं हमारा स्वस्वर वाचन का जो नेक्स्ट दूसरा था मौन वाचन, वो देख लेते हैं। लिखित सामग्री, देखिए मौन वाचन आपको पता चल रहा है, मौन यानी कि चुपचाप, शांति, अर्थात मौन से आपको पता चल रहा है कि मौन का क्या मतलब है, कि लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना। देखिए मौन वाचन क्या है, किसी लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए पढ़ना, जिससे कि पड़ोस में भी बैठा कोई व्यक्ति है तो उसको पता ना लगने पाए कहीं किसी और से कोई चीज़ पढ़ी जा रही है, ठीक है, कोई कुछ पढ़ रहा है पड़ोस में, ये नहीं पता चलना चाहिए। क्या है, ये मौन वाचन है। चलिए देखते हैं, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ यानी कि होंठ हमारे जो होते हैं नहीं हिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जड़ महोदय क्या कहते हैं। जड़ महोदय के अनुसार बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। ये बात क्यों कही गई है जड़ महोदय के द्वारा, और ये मौन वाचन में कैसे फिट बैठती है। देखिए, बालक घुटनों के बल तभी तक चलता है जब तक वो अपने पैरों पे खड़े होकर चलना नहीं सीख पाता है। इसलिए कहा गया बच्चा लाउडली तभी तक पढ़ता है जब तक वो साइलेंटली नहीं पढ़ना सीखता है। जब मौन वाचन सीख जाता है बच्चा तो फिर जो है इस मतलब आवाज़ निकाल के पढ़ना, जो स्वस्वर वाचन है उसको जो है बहुत कम कर देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि इसमें थकान ज़्यादा आती है। जो मौन वाचन है मन ही मन पढ़ रहे हो आप तो थकान नहीं आएगी। अब मैं आपको कम से कम 40 मिनट हो गए हैं आपकी क्लास के, मैं बराबर बोल रही हूँ, ये मैं जो है आपको पढ़ा रही हूँ बोल बोल के, इसमें मुझे क्या थकावट नहीं आती है, बहुत थकावट आ जाती है, इवन मुंह भी दर्द करने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मौन वाचन करो अगर तो फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अब आप लोग देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहा है, आप लोग उसके लिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, आप लोग छोटे बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए
चलिए देखते हैं। बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। ठीक है, उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जब बालक भाषा के क्षेत्र में मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो स्वस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन को हम वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में यह वैयक्तिक होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सके, जिसमें छात्र अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। देखिए, हम बोलते हैं जो मौन वाचन है उसको सामूहिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार का बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने कक्षा में बच्चों से बोल दिया कि सभी लोग अपने अपने पाठ की रीडिंग करो, लेकिन क्या वास्तव में ये जो सामूहिक है? नहीं है ना, क्योंकि एक प्लेस पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सामूहिक तो नहीं है। वैयक्तिक क्यों है? इसलिए है क्योंकि हर बच्चा अपने अपने आप पढ़ रहा है ना, अकेले अकेले पढ़ रहा है, अपने मन में पढ़ रहा है, तो सामूहिक से ज़्यादा वैयक्तिक होता है। लेकिन सामूहिक बोल इसलिए देते हैं क्योंकि कक्षा में सारे बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं, मौन वाचन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्रुत वाचन, दूसरा होता है गंभीर मौन वाचन। ठीक, अच्छा, आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपकी 46 मिनट्स की क्लास हो चुकी है और आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर जो है आप लोग भी थक जाते हो, तो इसलिए आज की क्लास को हिंदी की फर्स्ट क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक क्या करना है आपको, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक, और क्या करना है, साथ साथ में पढ़ते भी जाना है। ठीक, इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा तो टाइम पर आप लोग चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक, और आप लोगों से ये कहूँगी ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंजूसी की आप लोगों ने लिमिट्स ना सारी क्रॉस कर दी हैं। आप लोगों को आपके टीचर की मेहनत भी नहीं देखना चाहते हैं आप लोग, जो आपके लिए इतना सब कर रहा है, रातों को जाग रहा है आपके लिए 2-2 बजे तक। ठीक, आप उसकी भी मेहनत नहीं देखना चाहते। हाँ, रील ज़रूर देख लेंगे आप लोग, 1-1 घंटे बिना पलक झपकाए रील देख लेंगे। ठीक है, उस पर हंस भी लेंगे, उस पर जाके लाइक भी कर देंगे। वाहियात सी रील कोई आपके सामने आ जाएगी जिसमें बिल्कुल फिजूल आपको ज्ञान दिया जा रहा होगा। ठीक, आपको हंसी आ जाए, बस आप उस पर लाइक और कमेंट दोनों ही चीज़ें करके आएंगे। ठीक है, और उनको फॉलो भी कर लेंगे, क्योंकि वही तो आपका कैरियर बना रहे हैं ना, वो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो आपको दे रहे हैं उसमें। ठीक, इसलिए आप वहाँ जाके ये सब चीज़ें करके आते हो। ठीक, और जहाँ पर टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है वहाँ आप लोगों को एक लाइक करने में कंजूसी होती है, तो इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।